Today's topic is capital budgeting techniques. I, Dr. Amandeep, welcome you all. सबसे पहले इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें हमने कैपिटल बजटिंग की कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स किए थे कि कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा 6th चैप्टर है और इसमें हम लोग कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स डिस्कस करेंगे। कैपिटल बजटिंग का जो मेथड्स क्या क्या हैं कैपिटल बजटिंग, यू कैन आल्सो कॉल देम कैपिटल बजटिंग मेथड्स। तो इसमें बेसिकली 5 टेक्निक्स वी विल डिस्कस। आज हम इस चैप्टर की एक टेक्निक डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। कि किसी एसेट को अगर आपने खरीदना है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि एसेट ए लें या बी लें, तो उसमें से डिसीजन कैसे लेना है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। कैपिटल बजटिंग आपको पता ही है। कैपिटल बजटिंग में यू टेक ए डिसीजन रिगार्डिंग परचेजिंग द एसेट, विच एसेट शुड बी परचेज्ड, लॉन्ग टर्म एसेट। तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मेनली 3 डिसीजन होते हैं। सबसे पहला, इसको पहला ही बोल दो इसको, सबसे पहला आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा आपका फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरा आपका डिविडेंड डिसीजन। इसको ऐसे लिखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, उसके बाद आपका दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन होता है और तीसरा सबसे लास्ट आपका डिविडेंड डिसीजन होता है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप क्या डिसीजन लेते हो कि विच एसेट शुड बी परचेज्ड, हाउ फंड शुड बी यूटिलाइज फॉर एसेट्स। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको 2 तरह की एसेट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेना होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन और शॉर्ट टर्म डिसीजन। लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं और शॉर्ट टर्म डिसीजन को हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आज हम कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं कि हाउ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स। तो इसमें जो मेथड्स हैं उनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा है मॉडर्न मेथड। ये आप यहाँ देख रहे हो मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर 2 मेथड हैं और मॉडर्न मेथड के अंदर 3 टेक्निक्स हैं। टोटल 5 टेक्निक है हमारी, याद रखेंगे हम लोग। पहला जो है वो है ट्रेडिशनल मेथड। इनको ट्रेडिशनल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज नहीं करते, डिस्काउंट का टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रेडिशनल। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट कंसीडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसलिए इनको नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी कहते हैं। नॉन डिस्काउंटेड, डिस्काउंट करने का मतलब आपने उसको टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं किया, इंटरेस्ट फैक्टर को कंसीडर नहीं किया। इसका क्या मीनिंग हुआ? मान लो आपको एक मशीन है ए और एक मशीन है बी। ए मशीन आपको पहले साल 1 लाख रुपए कमा के देगी, बी मशीन आपको पहले साल 2 लाख रुपए कमा के देगी। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में ए मशीन आपको 2 लाख कमा के देगी और बी मशीन आपको 1 लाख कमा के देगी। अब दोनों मशीन आपको 3-3 लाख रुपए दे रही है कमा के। अब इसमें से कौन सी मशीन लेनी चाहिए? आप कहोगे सर दोनों ही बराबर दे रही हैं तो कोई सी भी ले लो। तो इट मीन्स आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया। तो हमें बी मशीन को लेना चाहिए। व्हाई? क्योंकि बी मशीन आपको पहले साल ज्यादा पैसा कमा के दे रही है। इस पैसे को अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे कहीं और तो उससे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो दैट इज द पॉइंट। तो इसलिए इनको नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी बोलते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? 2 मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड और ARR मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपका ARR मेथड होगा। ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। पे बैक पीरियड मेथड भी एक, ये बहुत ही इजी मेथड है कि कितने साल में आपकी मनी पूरी हो रही है। मान लो आपने 1 लाख रुपया लगाया है मशीन के ऊपर और मशीन आपको 20,000 रुपये कमा के दे रही है, तो कितने साल में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे? 5 साल में। दैट इज कॉल्ड पे बैक पीरियड मेथड। उसके बाद अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, जिसमें कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आपने इन्वेस्टमेंट कितनी लगाई है, उसके अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ये दोनों के दोनों ट्रेडिशनल मेथड है।
उसके बाद हम करेंगे मॉडर्न मेथड या डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसमें आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हो, जिसमें आप इंटरेस्ट को भी देखते हो। तो इसमें 3 मेथड है, एनपीवी मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड और आईआरआर मेथड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है, ये आप देख सकते हो 5 टेक्निक हैं कैपिटल बजटिंग की। 5 मेन टेक्निक हैं। पे बैक पीरियड मेथड सबसे पहली, दूसरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा एनपीवी, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पांचवा आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है, ये बहुत ही इजी टेक्निक है। इसमें आप क्या करते हो, जो आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, जो आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे हम, और एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे एवरेज इन्वेस्टमेंट से। बहुत ही इजी फार्मूला है। तो एआरआर का फार्मूला क्या है, मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। कि एवरेज प्रॉफिट कितने हुए हैं आपको डेप्रिसिएशन और टैक्स के बाद, इसको याद रखना, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, आपने पैसे कितने लगाए, इनटू में 100। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी आपको प्रॉफिट हुए हैं ईयर्स के अंदर, इसको हम कह सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है टोटल, जितने 5 साल का है तो 5 साल का, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में लगाई है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने लगाई है, प्लस में जो आपकी सैलवेज वैल्यू है, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब सैलवेज वैल्यू को क्यों ऐड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के अंदर सैलवेज वैल्यू को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि सैलवेज वैल्यू क्या है, वो भी आपके बिजनेस में अटकी रहती है। जैसे आपने, मैं इसको दोबारा बताता हूं आपको सारा, एआरआर का फार्मूला दोबारा देख लो। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का जो फार्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन सा, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ये फार्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का, कि आपने इन्वेस्टमेंट जितनी लगाई है एवरेजली और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अब क्वेश्चन ये आता है कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा। अब आपको पता है कि किसी चीज की एवरेज निकालनी हो अगर, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये तो चलो ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपने स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर सैलवेज वैल्यू को क्यों ऐड कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर। मान लो एक मशीन आपने ली 2 लाख रुपए की, 2 लाख की आपने मशीन ली और लास्ट में ये मशीन कितने की बिक जाएगी, 2 लाख, ये मशीन बिक जाएगी 50,000 रुपए, और ये मशीन 5 साल तक चलेगी। अब देखो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 2 लाख प्लस 50,000 डिवाइड बाय 2, 1,25,000 रुपए। क्यों, अब सर ये 50,000 रुपए क्यों ऐड किए हैं हमने, क्योंकि बेटा ये 50,000 रुपए जो हैं, जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट की, ये 50,000 रुपए भी आपके
एक किस्म से इन्वेस्ट हो गए हैं। समझ में आई बात कि 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए थे, ठीक है, ये तो बात जायज है कि 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए थे। ये जो 50,000 रुपए हैं, ये जो आपको लास्ट में आपको मशीन बेचने पे मिलेंगे, ये भी एक किस्म से आपके बिजनेस में फंस गए हैं ये पैसे। जैसे ही आपने 2 लाख रुपए मशीन में लगाए, ये 50,000 रुपए भी इसी मशीन में फंस गए हैं। ये आपको कब मिलेगा? जब आप इसमें तैयार कर लोगे, जब आप इसको बेच दोगे। तो इसलिए हम इसको ऐड करते हैं, सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो आई होप कि सबको फार्मूला समझ में आ गया होगा। ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी? स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। अब बात ये आती है कि ARR जब आप लगाते हो मेथड, तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है? मान लो 3 मशीन है आपके पास, मशीन A, मशीन B और मशीन C, और इनकी ARR आपको मिल गई 20%, 18% और 15%। तो कैसे डिसीजन लोगे कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए? जिसकी ARR सबसे ज्यादा आएगी उसी को आपको प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना चाहिए। जिसकी ARR कम आएगी उस प्रोजेक्ट को आपको नहीं लेना चाहिए। तो जिसकी हाईएस्ट ARR आती है उसको आपको सिलेक्ट करना है। ARR मेथड के फायदे क्या क्या हैं? सबसे पहला तो बहुत ही इजी है ये कैलकुलेट करने में और अंडरस्टैंड करने में, कि आपने कुछ नहीं करना, आपको जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड करना है इन्वेस्टमेंट से। तो ये काफी इजी टू कैलकुलेट है और काफी समझने के लिए भी इजी है कि आपको जो प्रॉफिट हुए हैं उसको डिवाइड कर दो इन्वेस्टमेंट से, आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी। कंसीडर ऑल प्रॉफिट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब अगर आप ARR को कंपेयर करोगे पे बैक पीरियड के साथ, पे बैक मेथड लगाएंगे हम आगे। तो पे बैक मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे एक मशीन आपने ली लाख रुपए की, और वो मशीन आपकी चलेगी 10 साल तक, और इस मशीन से आपको हर साल 25,000 रुपए का रिटर्न आ रहा है। तो कितने साल में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे? 1 लाख की मशीन है, हर साल आपको 25,000 रुपए दे रही है, तो इससे हमने डिवाइड किया तो 4 साल में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। अब मशीन की उम्र तो थी 10 साल, आपने कंसीडर किए सिर्फ 4 साल। तो इस केस में ऐसा नहीं है। ARR मेथड के अंदर हम प्रोडक्ट की सारे के सारे प्रॉफिट को कंसीडर करते हैं जो उस प्रोजेक्ट की लाइफ के अंदर यूज होंगे। पेबैक मेथड में ऐसा नहीं होता है, तो ये इसका फायदा है। और ARR निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट और स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट लगी है वो। तो ये दोनों की दोनों चीजें कहां से मिल जाएगी? अकाउंट्स डिपार्टमेंट से आपको इजीली बनी बनाई मिल जाती हैं। तो विद इन 1 मिनट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इंफॉर्मेशन भी आपको जल्दी मिल जाती है। इसके लिमिटेशन क्या क्या है? कि एक को लिमिटेशन ये है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को कंसीडर करता है, कैश इनफ्लो को कंसीडर नहीं करता। जैसे हमने कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल बजटिंग के अंदर हम कैश फ्लो को देखते हैं, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट को क्यों नहीं देखते? क्योंकि प्रॉफिट जो है आप उसको उसमें गड़बड़ कर सकते हो। जैसे आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई, एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं दी। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है कि कैश फ्लो को देखो, हमें कैश से मतलब है। आपने डेटर से पैसा नहीं लिया, क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दिया, तो उससे आपका प्रॉफिट ज्यादा कम हो सकता है, बट कैश फ्लो से आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ARR मेथड जो है वो प्रॉफिट को देखता है, कैश फ्लो को नहीं देखता। तो ये इसमें एक प्रॉब्लम है। तो इससे आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो अच्छा मेथड कौन सा होता है जिसमें आप कैश फ्लो को कंसीडर करते हो? अब कैश फ्लो कहां कहां कंसीडर किया जाता है? वो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू में, IRR मेथड में, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में और पे बैक पीरियड मेथड में। तो इन 5 मेथड्स में से देखो टोटल 5 मेथड है हमारे पास, सिर्फ यही एक ARR मेथड ही है जिसके अंदर हम कौन सा प्रॉफिट यूज कर रहे हैं? अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो अकाउंटिंग प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, इसलिए कोई ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आपको अगर किसी प्रोजेक्ट की सही सिचुएशन देखनी हो, किसी कंपनी की अगर सही सिचुएशन देखनी हो, तो आपको
कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो देखना चाहिए। तो ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखता है। तो कई बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट को देखता है, ना कि कैश फ्लो को। तो ये सिर्फ अकेला एक ऐसा मेथड है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो किस पे चलता है, प्रॉफिट के ऊपर, ना कि कैश फ्लो के ऊपर। इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड में क्या प्रॉब्लम है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, कि पैसे आपको कब मिल रहे हैं इस बात को इग्नोर किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखो कि ये कैसे आपको तंग करेगा। जैसे ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, दो आपके पास मशीनरी है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, दोनों पे 1-1 लाख रुपए लग रहे हैं, दोनों के ऊपर 1 लाख रुपीज खर्चा हो रहा है। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट आपकी ये हो गई, और ये मशीनें दोनों जो है 5 साल चलेगी, 1 2 3 4 5। तो मशीन ए जो है, ए मशीन आपको ये पैसा दे रही है, पहले साल 2 लाख रुपए, फिर 4 लाख रुपए, फिर 6 लाख रुपए, फिर 8 लाख रुपए, फिर 10 लाख रुपए। टोटल प्रॉफिट आपको दे रही है मशीन 30,000 रुपए का इन 5 सालों में। सबसे पहले 2,000 रुपए, फिर 4 6 8 और 10। इधर मशीन बी है, वो भी 1 लाख रुपए की है, वो कैसे आपको प्रॉफिट दे रही है? सबसे पहले साल में वो उल्टा, इसका उल्टा है, ये सबसे पहले 10,000 रुपए, मशीन बी जो है दूसरे साल में 8,000 रुपए, फिर 6,000, फिर 4,000, फिर 2,000, ये भी 30,000 का प्रॉफिट दे रही है। तो इसकी, इन दोनों मशीन की कॉस्ट भी सेम है और इनका प्रॉफिट भी सेम है। देखो कॉस्ट दोनों मशीनों की लाख लाख रुपए है, ठीक है जी। प्रॉफिट दोनों मशीनों का 30,000 रुपए है, ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 30,000 को डिवाइड कर दिया 5 से, 6,000 रुपए, इधर भी 5 से डिवाइड कर दिया 6,000 रुपए। तो एवरेज प्रॉफिट भी सेम आ गया, कॉस्ट भी सेम आ गई। तो ARR निकाल सकते हैं हम। ARR कैसे निकलेगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट कितना आया एवरेज? 6,000 रुपए। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? लाख रुपए दे रखी है ऊपर आपको, इंटू 100। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई 6%, दोनों की 6% आ गई। अब आप कहोगे सर दोनों ही मशीनें बराबर आपको रिटर्न दे रही हैं, दोनों की एवरेज इन्वेस्टमेंट भी लाख रुपए है, दोनों के प्रॉफिट भी 30,000 सेम है, तो दोनों प्रोजेक्ट में से कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं है। बट अगर आप देखोगे तो बी प्रोजेक्ट को लेना चाहिए हमें, क्योंकि बी प्रोजेक्ट में ज्यादा पैसे आपको स्टार्टिंग में मिल रहे हैं। 10,000 रुपए आपको स्टार्टिंग में दे रही है मशीन फायदा, और ए मशीन 10,000 रुपए आपको लास्ट में देगी। तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आता है कि जो रुपए आपको जल्दी प्राप्त होते हैं, जो मनी आपको जल्दी रिसीव होती है, वो आप बैंक में इंस्टॉल कर सकते हो, जमा करवा सकते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और जितनी जल्दी पैसा कवर हो जाए वो भी अच्छी बात है। तो ये मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है। डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो ये मेथड क्या कहते हैं कि आप रेट ऑफ रिटर्न देखो, बस रिटर्न कितनी आ रही है। मान लो मैं आपको 2 प्रोजेक्ट देता हूं, आपको कहता हूं कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ए की तो आ रही है 20% और बी की आ रही है 15%। आप कहोगे सर ए ले लो क्योंकि ए की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आ रही है। बट आप ये नहीं पूछते सर कि इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है। अब इसमें मान लो इन्वेस्टमेंट लग रही है 20 लाख रुपए और इसमें इन्वेस्टमेंट लग रही है 10 लाख रुपए, तो आप इन्वेस्टमेंट को तो देख ही नहीं रहे ना, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट को नहीं देखा जाता, सिर्फ रिटर्न देखी जाती है, तो ये भी एक इसमें लिमिटेशन है। लास्ट है डिफिकल्ट टू फिक्स प्री डिटरमिन रेट। अब देखो प्रोजेक्ट की जो ARR आ रही है, मान लो आपने एक मशीन ली है, प्रोजेक्ट ए लिया है आपने, ए मशीन है आपके पास, इसकी रेट ऑफ रिटर्न आ रही है 18%। अब इसको आप किससे कंपेयर करोगे? प्रॉब्लम ये है ना, 18% ये रिटर्न दे रहा है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, कि हमने जो पैसे उठाए हैं इस मशीन के लिए, हमें कितना चाहिए। तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई मान लो 12%। अब ये जो 12% है इसकी कैलकुलेशन करनी बड़ी मुश्किल है। प्री डिटरमिन रेट जो होता है उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ पैसे आपने खुद के लगाए हैं, डेट से ले लिया, फिर आपने इक्विटी शेयर होल्डर से ले लिया,
तो इक्विटी शेयर होल्डर की रिटर्न निकालना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो एक्चुअल ओनर है। तो ये जो रेट निकालने की बात जो आ रही है, प्रोजेक्ट की रेट नहीं, आपको किस रेट पे आप राजी हो। मान लो एक प्रोजेक्ट ए आपने लिया, वो आपको 12% रिटर्न दे रहा है, अब आप उसको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, इसको किसके साथ कंपेयर करोगे आप, आपकी जो रेट आपने सोच रखी है वो रेट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है 4,000 रुपए। तो स्टार्टिंग की कॉस्ट कितनी आ गई, इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट आ रही है 4 लाख रुपए, सॉरी 4 लाख। इनकम कितनी हो रही है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है बेटा। हमें कौन सा चाहिए, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो ये बिफोर दी हुई है, तो इसमें हम डेप्रिसिएशन और टैक्स माइनस करेंगे पहले। तो 5 साल तक आपको कितनी रिटर्न देगा ये, 1 लाख, 1,20,000, 1,60,000, 1,70,000 और 2 लाख। 40% टैक्स रेट है और स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है एआरआर का मेथड क्या है, फार्मूला क्या है एआरआर का, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स जब हम कहते हैं तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी उसमें माइनस होता है। तो आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। तो कितना कितना प्रॉफिट है वो देख लेते हैं। 1 लाख पहले साल में है 1 लाख, फिर है 1,20,000, फिर है 1,60,000, फिर है 1,70,000 चौथे साल में, 5th ईयर में है आपका 2 लाख। यही है। अब ये आपका जो प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन और टैक्स है, इसमें सबसे पहले क्या लेस कर देंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मशीन कितने की है, 4 लाख रुपए की, मशीन कितने साल चलेगी, 5 साल। तो डेप्रिसिएशन कितनी बन गई हर साल की, 80,000 रुपये। तो यहां से 80,000 रुपये लेस कर देंगे हर साल में। तो ये आपके पास क्या आ गया, 20,000 अर्निंग बिफोर टैक्स, 40,000, 80,000, 90,000 और 1,20,000। अब लेस कर देंगे इसमें से टैक्स। टैक्स की रेट क्या है, 40%। क्वेश्चन में दी हुई है 40% रिटर्न। तो ये कितनी बन जाएगी, 80,000, 8,000, 20,000 का 40% 8,000, 16,000, 32,000 टैक्स बन गया, 36,000 और 48,000। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना आ गया, 12,000 प्लस 24,000 प्लस 48,000, 54,000 और 72,000। तो ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ ऑल द ईयर्स। अब देखो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और टैक्स कितना आ गया, 500 सालों का हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 12,000, 24,000, 48,000, 54,000 और 72,000। इसको जो हमने टोटल किया और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 42,000। फार्मूला क्या है एआरआर का, एवरेज प्रॉफिट
ऑफ ऑल द ईयर्स डिवाइड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे, एवरेज प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया 42,000 रुपये। एवरेज इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन करने के लिए आपको मैंने बताया था एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय 2। सैलवेज वैल्यू दी हुई नहीं है, तो 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 लाख रुपए आ गया, इंटू 100 कर दो, तो ARR आपका कितना आ गया 21%। दिस वाज द फर्स्ट इलस्ट्रेशन। सेकंड इलस्ट्रेशन देखो, एक्स लिमिटेड जो है वो एक मशीन खरीदने की सोच रही है। तो ये कौन सा डिसीजन हो गया, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हो गया, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म एसेट खरीदना चाहते हो। दो मशीन अवेलेबल हैं, यही मैंने बताया था ना, कैपिटल बस्टिंग के अंदर आप लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते हो और कौन सी एसेट लेनी है इसका चुनाव करते हो। तो जब आपके पास कई एसेट्स हैं खरीदने के लिए, उसमें से आपको एक एसेट खरीदनी है, तो वो कैसे होगा, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन से होगा। दोनों मशीनों की कॉस्ट जो है वो सेम है, 60,000 रुपए। हर एक मशीन जो है वो 5 साल चलेगी। देखो कॉस्ट बराबर है, मशीन 5 साल चलेगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन इज गिवन टू यू। पहली मशीन जो है वो आपको प्रॉफिट देगी 15,000, फिर 20, फिर 25, फिर 15, फिर 10, टोटल आपको दे रही है प्रॉफिट 85,000 का। मशीन बी जो है वो पहले, मशीन एफ जो है वो आपको पहले साल 5,000, फिर 15,000, थर्ड ईयर में 20,000, फोर्थ ईयर में 30,000, फिफ्थ ईयर में 20,000, टोटल आपको दे रही है 90,000 का प्रॉफिट। तो मशीन ई जो मशीन है, ई मशीन जो है वो आपको प्रॉफिट दे रही है 85,000 का, बी मशीन आपको प्रॉफिट दे रही है 90,000 का। बट ये प्रॉफिट जो कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये क्वेश्चन में ये कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फॉलोइंग द मेथड ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच अल्टरनेटिव शुड बी मोर प्रॉफिटेबल, और टैक्स रेट क्या लेनी है 50%। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दो मशीन थी, दोनों पे 60,000 रुपए लग रहे हैं, मशीन ई पे भी 60 लग रहे हैं, मशीन एफ पे भी 60,000 रुपए लग रहे हैं। अब देखो आपको मशीन ई दे रखी है, मशीन ई, इसका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है कितना, 15, 20, थर्ड ईयर में 25, फिर 15 और फिर 10,000। अब इस क्वेश्चन में देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो हम ये मान के चलेंगे, अजम्पशन मान के चलेंगे कि डेप्रिसिएशन लगा रखा है, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होता तो उसने कहा होता कि नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स बोलता हूं। तो हमें इसमें से क्या माइनस करना है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स। टैक्स की रेट है 50%, तो 7,500 रुपए, 10,000 रुपए सेकेंड ईयर में हो जाएगा, 12,500 थर्ड ईयर में, 7,500 फिफ्थ ईयर में, और 5,000 रुपए यहां माइनस हो जाएंगे। तो फिर ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना रह जाएगा, 7,500, 10,000, 12,500, 7,500 और 5,000। ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मशीन ई का। तो ये हो गया आपका 10, 10, 20 और ये दोनों 30, 35, 42, 42,500। ये आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ ऑल द ईयर्स। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 8 40, 5 5 25, ऐसे ही होगा। तो ये आपका 8500 रुपये आ गया एवरेज प्रॉफिट ऑफ मशीन ई। ये आपका ई का आ गया। इसी तरह हम किसका निकाल लेंगे, मशीन एफ का।
एफ का देखो, एफ का आपको दिया हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ईयर आपको दिए हुए हैं, क्या क्या प्रॉफिट है, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये। अब इस पे टैक्स लगा देंगे 50% के हिसाब से, तो ये क्या बच जाएगा, टैक्स हो गया आपका 2500। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2500, ये आपका टैक्स हो गया, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये 7500 आ जाएगा, बराबर ही आएगा। ये आपका 10,000 टैक्स हो गया, 10,000 प्रॉफिट बच गया। फिर 30,000 का 15,000 रुपये टैक्स हो गया, प्रॉफिट कितना रह गया 15,000, ये भी आपका 10,000, ये आपका 10, ये आपका आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपका बन गया 10 और 15 25, 10 35, 35 और 10 45, 45,000 रुपये आपका क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट ऑफ मशीन एफ। अब इनकी कैलकुलेशन, इनका कंपैरिजन करते हैं। मशीन ई जो है, मशीन ई की एआरआर कितनी आएगी, एआरआर का आपको पता ही है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 8500 रुपये, एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, 60,000 रुपये कॉस्ट है, सैलवेज वैल्यू है नहीं, डिवाइड कर देंगे 2 से, 30,000। तो एआरआर कितनी आ गई, 28.33%। मशीन एफ की एआरआर कितनी आएगी, एवरेज प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 9,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, वो सेम ही रहेगी क्योंकि 60,000 रुपये मशीन की कॉस्ट है, ये आपकी आ गई 30%। तो मशीन ई की एआरआर आ गई 28%, मशीन की बी की एआरआर आ गई 30%। इन दोनों में से कौन सा डिसीजन लेंगे, मशीन एफ शुड बी सिलेक्टेड क्योंकि इसकी एआरआर ज्यादा है। दिस वाज रिगार्डिंग योर इलस्ट्रेशन नंबर 2। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इसके जो क्वेश्चंस हैं एक दो वो और करेंगे, तो इट्स ए वेरी इजी मेथड। बस आपको ये याद रखना है कि आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, प्रॉफिट डेप्रिसिएशन और टैक्स घटा करके जो आएगा आपके पास, उन दोनों को कंसीडर करना है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।